हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो हाइव क्लासेस। आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो है रियल नंबर चैप्टर का। रियल नंबर चैप्टर में जो भी चीज़ें बची रह गई हैं वो आज इस वीडियो में कंप्लीट की जाएंगी। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बचे रह गए थे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मुझे यहाँ पर ये चेक करना है, मान लीजिए नंबर है 33/10। आपको ये बताना है कि बिना इसको डिवाइड किए मुझे ये शो करना है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। फॉर एग्जांपल 0.25, तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट कर गया है, मीन्स अब ये यहाँ पे रुक गया है, इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम बात करें ऐसे 3333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो गिवन रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। इसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। पहले डिनोमिनेटर को आप चेक करिए कि ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 to the power n into 5 to the power n। अगर इस फॉर्म में ये आ रहा है तो ये जो गिवन रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आइए चलिए चेक करते हैं। 33/10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। तो ये देखिए आप इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो सीधी सी बात है 33/10 है, 33/10 ये हो गया 3.3, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17/625। अब ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो आप इसके हम फिर डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/5 to the power 4, 4 टाइम्स है 5, तो 5 to the power 4 इनटू हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, लिख सकते हैं 2 to the power 0। किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर 2 तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ना कि यहाँ पर 1 है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो गई। और ये तो देखिए हम इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, मीन्स ये कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये रैशनल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं इसके डिनोमिनेटर को, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं और हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। बच्चों आपके स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बच्चों अगर हमें ये जानना हो कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस पर लगेगी, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम 2 या 5 के पावर में जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उतना ही प्लेसेस पर ये डेसिमल पॉइंट लगेगा। ये ट्रिक है। तो यहाँ पर 2 का भी पावर 1 है, 5 का भी पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है, 5 to the power 5 का कितना पावर है, 5 का पावर 4 है, 2 का पावर 0 है, पावर 5 का ज़्यादा है, इसलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें डेसिमल प्लेस कितना होगा, 4 प्लेस होगा। ओके, इसके पीछे का रीज़न जानिए। इसके पीछे का रीज़न ये है, देखिए
इन दो 2 टू द पावर 4 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों में मल्टीप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाए। आप देख रहे हो अब ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इसे 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था। सिर्फ 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। जितना पावर इसका होगा उसी के पावर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देख रहे हो बच्चों 17 इंटू 2 टू द पावर 4 अपॉन 10 टू द पावर 4। अगर किसी का भी बच्चों बताओ कि किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 10 टू द पावर 4 है, मीन्स यहाँ पे जीरो कितने हैं, 4 जीरो है, तो 4 प्लेस पर डेसिमल लगेगा। नंबर विद 4 डेसिमल प्लेसेस। फोर डेसिमल प्लेसेस पर वो डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस पर जो रैशनल नंबर जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर आएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बच्चों जरूर बताना आप लोग। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके स्क्रीन के सामने है। 0.6 बार को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। मीन्स हमें इस नंबर को p/q फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस नंबर को x लेट कर लेंगे। मान लेंगे कि x = 0.6 है। अब हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6 बार। देखिए बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इसको पता करने के लिए जितना रिपीटिंग डिजिट है उतने से आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर 1 रिपीटिंग डिजिट है तो 10 से, 2 रिपीटिंग डिजिट होता, अगर कुछ ऐसा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर कुछ ऐसा होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। मीन्स जितना रिपीटिंग डिजिट उतने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया ये, तो 10x = हम इसे कह सकते हैं 10 इंटू 0.66। क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 10, मीन्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6.6 बार हो जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं 6 + 0.6 बार। और 0.6 बार क्या है, x है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + x। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इस x को इधर ले लेंगे, तो यानी कि इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो 10x - x = 6। ये हो गया 9x = 6, x = 6/9, x = 6/9 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2/3। मीन्स हम 0.6 बार, x क्या था, 0.6 बार था, जिसको हमने इस फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। देखो बच्चों मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं, जितना रिपीटिंग डिजिट होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हम इसको किसी तरह से एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का तरीका मैंने यहाँ पे ये ढूंढा, ये एलिमिनेट हो गया, इसकी जगह पे x ले लिया, ठीक है, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू हमने यहाँ पर ऐसे निकाल लिया। इस तरह से एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और दे रहा हूँ आपको, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके स्क्रीन के सामने है ये क्वेश्चन। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको बताया ये एक सिंपल वे में, जैसा कि आप लोग एग्जाम में करोगे, एक ट्रिक मेथड है। ये मेथड फर्स्ट था, मेथड सेकंड जो है वो ट्रिक मेथड है, और उस ट्रिक मेथड को देखेंगे कैसे करते हैं। बहुत आसानी के साथ आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो चलिए उस मेथड को देखते हैं। तो देखो बच्चों कैसे इसको करते हैं ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड में ये है कि मुझे चेंज करना है, ये नंबर है मेरे सामने और इस नंबर को मुझे चेंज करना है रैशनल नंबर में।
तो जो रिपीटिंग डिजिट होगा, ठीक है, उस रिपीटिंग डिजिट को हम लोग पहले लिख लेंगे और जितना रिपीटिंग डिजिट होगा उतना मैंने डिनोमिनेटर में 9 लिख दिया। हो गया सॉल्व। कितना आसानी से निकल गया देखिए बच्चों, ठीक है। जो रिपीटिंग डिजिट होगा उसको लिख देंगे और जितना रिपीटिंग डिजिट है, 1 रिपीटिंग डिजिट है, उतना 9 लिख देंगे। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 0.25 ये है, तो इसका क्या होगा, सिंपल सा रिपीटिंग डिजिट को लिखूंगा अपॉन जितना रिपीटिंग डिजिट है उतना 9। ये हो गया इसका रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके बच्चों, अब हम कुछ थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं और कुछ रिपीट नहीं है। ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक मेथड से। तो आपको क्या करना है, पहले जितना नंबर है उसको आप लिख लो। ओके, जितना नंबर है आपने उसे लिख लिया। फिर आप इसमें जो रिपीट नहीं कर रहा है उतने नंबर को माइनस कर दो। तो ये क्या हो गया, 252। अब ये 252 आपको यहां लिख देना है। ओके, जितना नंबर रिपीट कर रहा है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतने डिजिट को हम लोग 99 लिख देंगे और जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उस पर हम लोग 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको हम ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूरे डिजिट को हम लिख लेंगे, इसमें जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि जो रिपीट कर रहा है, जितने डिजिट रिपीट कर रहा है उतना 9 और जो नहीं रिपीट कर रहा है उतना 0। हो गया आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपके स्क्रीन के सामने, उसको आप लोग सॉल्व करके दिखाओ ट्रिक मेथड से। ओके, हेलो बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इर्रेशनल पर, इर्रेशनल नंबर सिस्टम पर। सॉरी, हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो इर्रेशनल नंबर पर बेस्ड हैं। अब इर्रेशनल नंबर सिस्टम पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे इर्रेशनल नंबर सिस्टम पर। इर्रेशनल नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल 3, इसका स्क्वायर रूट, और ये कह देगा आपको क्वेश्चन में, शो दैट दिस नंबर इज इर्रेशनल। तो ये आपको शो करना है कि ये नंबर √3 भी हो सकता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, √3, √5, √7, √9 प्राइम नंबर नहीं है, √11, √13, √17। तो ये सारे नंबर क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में है तो उसे इर्रेशनल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि
√3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, p²/q²। हमने दोनों तरफ का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे p² = 3q²। तो हम कह सकते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर कि p² 3q² मीन्स 3 × q² है ना, 3 का मल्टीपल है, मीन्स जो p² है वो 3 के मल्टीपल में है, मीन्स p² इज डिविजिबल बाई 3। p² is divisible by 3, so p is also divisible by 3। तो हम कह सकते हैं कि p क्या है, p 3 है, 3 is a factor of p, कह सकते हैं बच्चों। तो 3 is a factor of p, 3 एक फैक्टर है। तो 3 फैक्टर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है तो हम उसको उसके किसी मल्टीपल में लिख सकते हैं। सी कोई, लेट से ये कोई क्या है, इंटीजर है। ओके, तो p = 3c। ओके, चलिए इस को मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और अब हम p = 3c है, इस वैल्यू को हम इस पे पुट अप करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो 3c का स्क्वायर, p² है तो 3c² = 3q²। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, 3q² ये कितना है, 3 का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9c²। हम ऐसे लिख सकते हैं q² = 9c²/3, 3 3 9, q² = 3c²। हम इसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं q² = 3c²। तो यहां पर 3 × c² है ना, मीन्स q² इज डिविजिबल बाई 3। q² इज डिविजिबल बाई 3, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। बच्चों यहाँ पे 2 रिजल्ट निकल रहा है, 3 p का भी फैक्टर है, 3 q का भी फैक्टर है, 3 p और q दोनों का फैक्टर है। तो बच्चों यहां पर आप ये, बच्चों मैंने इसे माना था कि ये एक रैशनल नंबर है और p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हियर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ p and q other than 1। ठीक है, ये हम लोग मान के चले थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, p का फैक्टर 3 है और q का फैक्टर 3 है, 3 दोनों का फैक्टर निकल गया। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे। दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट दैट हियर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। सो जो हम लोग मान के चले थे कि ये एक रैशनल नंबर है, ये गलत साबित हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, एक इररेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो बच्चों जो हम लोग मान के चले थे कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ करके।
ये मान के चले थे, लेकिन हमारा 3 जो है वो p का भी फैक्टर निकला और 3 q का भी फैक्टर निकला। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमारी बातें हम लोग लेके चल रहे थे वो गलत यहाँ साबित हो रही हैं। तो हम लोगों ने माना था कि √3 जो रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय √3 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग मान के चले थे कि √3 एक रैशनल नंबर है, ये यहाँ पर गलत साबित हुआ, इसलिए √3 जो है वो इररेशनल नंबर है। बच्चों ये जो मेथड मैंने आपको बताया अभी, यही मेथड आप हर इस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें आप लोग अप्लाई करोगे। अगर यहाँ दिया हो √5 तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, √ यहाँ 11 होगा तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। यानी कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। हेलो बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मुझे रियल नंबर में मिला, वो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है, वो नंबर मुझे पता नहीं, हम 143 से डिवाइड करें तो 31 रिमाइंडर आ रहा है। अगर उसी नंबर को हम 13 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो 143 से जब डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, ये नंबर पता नहीं मुझे, अननोन नंबर है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 31। और अगर हम इसी नंबर को 13 से डिवाइड करें अगर इसी नंबर को, तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, मुझे ये पता करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो कैसे लगाएंगे। नंबर होगा हमारे सामने, यानी नंबर होगा, नंबर को हम 143 से डिवाइड करेंगे तो 143 से डिवाइड होगा, ये 143 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि कोशेंट हमारा Q आता है और कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में जैसा कि बताया हुआ है कि 31 आएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। याद रखना बच्चों, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है। ओके, यानी मुझे इस फॉर्म को अगर हम इसको ऐसा लिख सकें 13Q प्लस वॉट, यही मुझे पता करना है। ओके, वो नंबर को डिवाइड करना है, 13 से डिवाइजर हो और रिमाइंडर क्या है, मुझे यही पता करना है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में चेंज कर दें तो हमें पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने यही किया है। 143 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 13 × 11, या 13 × 2 + 5 आएगा। अब आप देख लो कि हम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया, बाकी ये जो बच गया, बाकी ये बच गया एज अ कोशेंट की तरह। 13Q ये कोशेंट की तरह हो गया, ये हमारा डिवाइजर की तरह हो गया और ये हमारा रिमाइंडर की तरह हो गया। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है 5, और यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने एक इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताओ। हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो था रियल नंबर चैप्टर का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि कोई रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।